तो हम लोगों ने पढ़ा R इज इक्वल टू रो L बाय A। इसमें R क्या है? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, और रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब हम आगे पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम के नियम के अनुसार यदि हम एक सर्किट बनाएं जिसमें ये एक सेल लगा है, ये की है, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं मतलब की को बंद करते हैं, बंद की को दर्शाने के लिए ये निशान है, लास्ट क्लास में हमने बात की थी। तो जैसे ही सर्किट बंद हुआ करंट बहना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। पॉजिटिव टर्मिनल को हम बड़ी लाइन से और नेगेटिव टर्मिनल को छोटी लाइन से दिखाते हैं। तो यहाँ पर बीच में तार में हमने रेजिस्टेंस दिखाया है। रेजिस्टेंस के दोनों तरफ हमने V लिखा हुआ। ये V क्या है? V कौन सी डिवाइस होती है? इसकी भी हमने बात की थी लास्ट क्लास में। V कौन सी डिवाइस है? वोल्ट मीटर, विभवांतर को नापने की मशीन। तो विभव के अंतर के कारण ही करंट बहता है। जब भी करंट बहता है तो किस लिए? क्योंकि विभव का अंतर है। जैसे हमने बात की थी, जब भी पानी बहेगा तो कब बहेगा? एक जगह से दूसरी जगह पानी बहेगा तो कब बहेगा? पानी के लेवल में अंतर के कारण। वैसे ही अगर करंट बह रहा है किसी तार में तो करंट कब बहेगा? विभव के अंतर के कारण, विभवांतर के कारण। तो अगर इस रेजिस्टेंस में से होते हुए करंट जा रहा है, इसका मतलब इसके दोनों सिरों पर विभव का अंतर है। हमेशा ज्यादा विभव से कम विभव की तरफ करंट बहता है। तो यहाँ पर अगर हमको विभवांतर नापना है, अगर हमें नापना है कि कितना विभव का अंतर है, तो हम क्या करेंगे? जिन सिरों पर हमको विभवांतर नापना है उन सिरों के बीच में वोल्ट मीटर को लगा देंगे। इस तरह से अगर हम प्रतिरोध के पैरेलल में वोल्ट मीटर को लगाते हैं तो इसे हम कहते हैं समांतर में जोड़ना। वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में मतलब पैरेलल। रेजिस्टेंस के पैरेलल हम वोल्ट मीटर को लगाते हैं हमेशा, क्योंकि विभव का अंतर हमें दो सिरों पर नापना है। और करंट को अगर नापना होगा तो करंट के नापने के लिए कौन सी मशीन है? एमीटर। एमीटर, एमीटर किसको मेजर करता है? विद्युत धारा को, करंट को। तो विद्युत धारा जब भी नापना है, एमीटर को लगाना है, तो एमीटर को कहाँ लगाते हैं? श्रेणी क्रम में। इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम, सीरीज में। जिस तार में से करंट होके गुजर रहा है उसी तार के सीरीज में, श्रेणी क्रम में हम लगाते हैं एमीटर को। एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में, पैरेलल लगाया जाता है। तो हम ये बात कर रहे थे कि ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की सभी भौतिक अवस्थाओं को ना बदला जाए। भौतिक अवस्थाएं कौन सी होती हैं? न तार की मोटाई को हमने बदला, मतलब क्षेत्रफल को नहीं बदला, न तार की प्रकृति को बदला, प्रकृति मीन्स मटेरियल, न तार के तापमान को बदला। ये सब भौतिक अवस्थाएं होती हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई बदलाव न किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा I चालक के सिरों पर विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती वर्ड लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। इसका चिन्ह होता है ये, विभवांतर का चिन्ह है V और धारा का चिन्ह है कैपिटल I। तो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती है धारा, मतलब विभवांतर बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी। यदि विभव का अंतर बढ़ेगा
तो चालक तार में बहने वाली धारा भी बढ़ जाएगी। चालक की अगर तार की, चालक मतलब तार जिसमें से करंट होके गुजर रहा है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, प्रकृति, क्षेत्रफल इत्यादि में कोई बदलाव न किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा I चालक तार के सिरों पर विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये है हमारा ओम का नियम, V प्रोपोर्शनल टू I। V अनुक्रमानुपाती है I के, I अनुक्रमानुपाती है V के। जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू का साइन लगाते हैं, इसको इंग्लिश में, अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शनल टू। तो जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो वहाँ हमको एक कांस्टेंट ऐड करना होता है, नियतांक, जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, नियतांक। तो यहाँ हमने जो नियतांक जोड़ा है वो है कैपिटल R, रेजिस्टेंस, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, जिसका मात्रक होता है ओम। तो यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस जोड़ दिया है R, V इज इक्वल टू आई आर। ओम का नियम का ये सूत्र है, V इज इक्वल टू आई आर। ओम के नियम के अनुसार जैसे जैसे हम विभवांतर बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। अगर विभवांतर घटाएंगे तो करंट भी घटेगा। V अनुक्रमानुपाती है I के, I अनुक्रमानुपाती है V के। तो अगर हम रीडिंग लेते हैं सर्किट में, मान लीजिए विभवांतर है पहले 5 वोल्ट, तो तब करंट है 5 एम्पियर। फिर विभवांतर को बढ़ाकर हमने कर दिया 10 वोल्ट, करंट भी बढ़ के हो गया 10 एम्पियर। फिर विभवांतर बढ़ा के हो गया 15 वोल्ट, करंट भी बढ़कर हो गया 15 एम्पियर। तो इससे हमको क्या पता चलेगा कि जैसे जैसे हम विभवांतर बढ़ा रहे हैं I भी बढ़ रहा है। अगर इन दोनों वैल्यूज को लेकर हम ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पर 5 लिया, इधर भी 5 लिया, एक ग्राफ में आपको पॉइंट मिलेगा। फिर आपने इधर 10 लिया, इधर भी 10 लिया, ग्राफ में आपको दूसरा पॉइंट मिलेगा। फिर 15 लिया, इधर 15, यहाँ धारा लिया, तीसरा पॉइंट मिलेगा। और तीनों पॉइंट्स को मिला के जब आप एक लाइन खींचेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ग्राफ में स्ट्रेट लाइन क्या दर्शाता है कि एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी बढ़ती है। तो जब भी हम ओम के नियम के अनुसार धारा और विभवांतर के बीच ग्राफ खींचेंगे तो हमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। संयोजन मतलब जोड़ना। प्रतिरोधों को हम, अगर हमें एक ही सर्किट में एक से अधिक प्रतिरोध लगाना है तो उन्हें हम कैसे जोड़ सकते हैं। एक तरीका है श्रेणी क्रम में जोड़ना, सीरीज। श्रेणी मीन्स होता है लाइन, तो लाइन में जोड़ना रेजिस्टेंसेस को, ये कहलाएगा श्रेणी क्रम में जोड़ना। दूसरा तरीका है समांतर क्रम में या पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें हम रेजिस्टेंसेस को एक दूसरे के समांतर मतलब पैरेलल जोड़ते हैं। जैसे समांतर रेखाएं आपने मैथ्स में पढ़ी होंगी, पैरेलल लाइंस, वैसे श्रेणी समांतर क्रम में हम रेजिस्टेंसेस को जोड़ते हैं। तो क्या अंतर होता है दोनों में? जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं रेजिस्टेंसेस को तो रेजिस्टेंसेस के एक सिरे आपस में मिलते हैं और दूसरा सिरा आपस में नहीं मिलता है। जैसे हमने R1 और R2 को जोड़ा तो R1 R2 का एक सिरा आपस में मिलेगा पर दूसरा सिरा दोनों का अलग अलग होगा। ऐसे ही R2 और R3 जुड़ा है तो दोनों का एक सिरा आपस में कंबाइन होगा और दूसरा सिरा दोनों का अलग अलग होगा। जब सिरे अलग अलग होते हैं
तो जब रेजिस्टेंसेस अलग अलग होंगे, उनके सिरे अलग अलग जुड़े होंगे श्रेणी क्रम में, जब रेजिस्टेंसेस के सिरे अलग अलग होते हैं तो हर सिरे का विभवांतर भी अलग अलग होगा। तो यहाँ का विभवांतर मान लिया V1 है इन दोनों सिरों के बीच, इन दोनों सिरों के बीच विभवांतर मान लिया V2 है, और इन दोनों सिरों के बीच हमने विभवांतर मान लिया V3 है। लेकिन करंट तीनों में एक ही जाएगा। श्रेणी क्रम में जब भी रेजिस्टेंसेस जुड़े होंगे तो तीनों में से एक ही करंट होकर गुजरेगा। अगर मैंने पूछा इस प्रतिरोध से कितना विद्युत धारा गुजर रही है तो वो है I, और R2 से कितनी विद्युत धारा गुजर रही है वो भी है I, R3 से कितनी विद्युत धारा गुजर रही है वो भी है I। ओम के नियम के अनुसार V इज इक्वल टू I R। अगर V और R अलग अलग है, जैसे यहाँ पे V1 R1, V और R अलग अलग है तो I क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो तीनों रेजिस्टेंसेस से I एक ही गुजरेगा, लेकिन तीनों के सिरे क्योंकि अलग अलग हैं इसीलिए तीनों के सिरों के विभवांतर भी अलग अलग होंगे। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में यूज करना है, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि श्रेणी क्रम में, सीरीज में जब भी प्रतिरोधों का संयोजन होगा तो हर प्रतिरोध के सिरे अलग अलग होने के कारण उनका विभवांतर भी अलग अलग होगा, लेकिन करंट तीनों में से एक ही होकर गुजरेगा। तीनों, एक रेजिस्टेंस का अगर आपने करंट कैलकुलेट कर लिया तो दूसरे का आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए भी वही करंट है। तीसरे के लिए भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उसमें से भी वही करंट गुजरेगा। लेकिन जब हम समांतर क्रम में पैरेलल जोड़ते हैं रेजिस्टेंसेस को, प्रतिरोधों को, तब क्या होता है, इन R1 जो है, R1 का सिरा अगर हम देखें आखिरी सिरे तो क्या है ये, R2 के आखिरी सिरे भी यही दोनों हैं, और R3 के भी आखिरी सिरे दोनों यही दोनों हैं। मतलब तीनों प्रतिरोधों के लिए सिरे कॉमन है। जब सिरे कॉमन है तो तीनों प्रतिरोधों के लिए विभवांतर भी एक जैसा होगा। तीनों प्रतिरोधों का विभवांतर कॉमन होगा, एक ही होगा, V। तीनों प्रतिरोधों के लिए विभवांतर एक ही होगा। लेकिन करंट जब यहाँ तार से गुजरेगा तो अब यहाँ पे क्योंकि 3 तार हो गए, आगे जाकर 3 ब्रांचेस हो गई, तो इस करंट को बंटना पड़ेगा, 3 रास्तों में बंट कर जाना पड़ेगा। अब बटेगा किस हिसाब से, रेजिस्टेंस के हिसाब से बटेगा। जहां कम रुकावट होगी वहां ज्यादा करंट चला जाएगा, जहां प्रतिरोध अधिक होगा वहां कम करंट जाएगा, ऐसे ही होगा। तो इसका मतलब ये जो I है ये 3 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, I1, I2, I3। ये I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। जब भी हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उनमें से करंट अलग अलग गुजरेगा, लेकिन क्योंकि उनके सिरे समान हैं, सिरे एक ही है, इसलिए सिरों पे लगने वाला विभवांतर तीनों के लिए एक जैसा होगा। अगर आपने एक का विभवांतर निकाल लिया तो आपको दूसरे दोनों का विभवांतर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तीनों के लिए विभवांतर एक ही है, तीनों के सिरे एक ही हैं। जब हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हमने बात की कि इनके सिरे अलग अलग होने के कारण इनके विभवांतर भी अलग अलग होते हैं, लेकिन क्योंकि एक ही तार से होके गुजर रहा है करंट, तो करंट तीनों में सेम ही रहता है। तो अगर हमें टोटल विभवांतर निकालना है कि पूरे सर्किट में कितना विभवांतर है, V, तुल्य इक्विवेलेंट पोटेंशियल, अगर टोटल विभवांतर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 करके निकालेंगे।
ओम के नियम के अनुसार V बराबर आई आर होता है। इन तीनों प्रतिरोधों के लिए I तो सेम ही है, तो हम V1 की जगह क्या लिख सकते हैं, I इंटू R1 लिख सकते हैं। V की जगह हमने क्या लिखा, आई आर। V इज इक्वल टू आई आर, वीर। इसका शॉर्ट फॉर्म आप वीर से भी याद कर सकते हैं। ओम का नियम क्या है, वीर। V इज इक्वल टू आई आर। तो V की जगह मैंने लिख दिया आई आर। ये पूरे सर्किट का विभवांतर है, ये पूरे सर्किट का करंट, ये पूरे सर्किट का प्रतिरोध। तो पूरे सर्किट का विभवांतर निकालने के लिए हमको तीनों विभवांतर को ऐड करना पड़ेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V की जगह मैंने लिख दिया आई आर, V1 की जगह मैंने लिखा आई R1, V2 की जगह भी आई, क्योंकि करंट उसमें भी कितना है, आई ही है। उसका रेजिस्टेंस कितना है, R2 लिख दिया। V3 में करंट कितना है, वो भी आई ही है, पर रेजिस्टेंस कितना है, R3 लिख दिया। अब देखिए इनमें सब में आई 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 कॉमन है, इसको मैंने बाहर ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। आई और आई अगर कट जाएगा तो बचेगा कैपिटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब श्रेणी क्रम में जब हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट के को बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तीनों रेजिस्टेंसेस को ऐड करना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स भी करने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि R1 की वैल्यू है 2 ओम, R3 की वैल्यू है 3 ओम और R2 की वैल्यू है 3 ओम, R3 की वैल्यू है 4 ओम। तीन प्रतिरोधों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, कैपिटल R इज इक्वल टू 2 प्लस R2 है 3 प्लस R3 है 4, 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9 ओम। पूरे सर्किट का प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 9 ओम होगा। इसी प्रकार अगर हम समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, उसका सूत्र निकालते हैं, तो समांतर क्रम में हमने क्या पढ़ा था कि सिरे कॉमन होते हैं। तीन प्रतिरोधों को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो तीनों के सिरे एक ही होते हैं। ये हमने कुंजी लगाई है, ये सेल लगाया है, यहाँ से करंट बहना शुरू करेगा, लेकिन जब करंट यहाँ जाएगा तो वो तीन रास्तों में बट जाएगा, I1, I2, I3 में बट जाएगा। पर सिरे क्योंकि सेम है इसीलिए सबका विभवांतर एक ही होगा, कैपिटल V। तो यहाँ पे V तो सेम है, I अलग अलग हो गया। तीनों प्रतिरोधों के लिए I अलग अलग हो गया। अगर हमें इस सर्किट में कैलकुलेट करना है कि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पे I के टुकड़े हो रहे हैं, वहां पर V के टुकड़े हो रहे थे। यहाँ V तीन हिस्सों में बटा था, V1 V2 V3। यहाँ पर क्या बटा हुआ है, I तीन रास्तों में बट गया, I1 I2 I3। कैपिटल I ये कुल वैद्युत धारा कितना है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I की जगह हमें V और R के रूप में अगर इसे लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, ओम का नियम लगा के। ओम का नियम कहता है V इज इक्वल टू आई आर। इसमें से अगर हमें I का सूत्र बनाना है तो I को यहीं छोड़ दीजिए, R को उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ गुणे में है, उधर जाके भाग में चला जाएगा। I इज इक्वल टू V बाय R। I की जगह मैं लिख सकती हूँ V बाय R इज इक्वल टू I1 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, V बाय R1,
क्योंकि V तो R1, R2, R3 तीनों के लिए सेम है, इसलिए मैंने V1 नहीं लिखा, V अकेला लिखा है। I2 के लिए भी V सेम है, R2 अलग है। I3 के लिए भी V वही है, R3 अलग है। तो यहाँ मैंने I की जगह लिखा V/R, I1 की जगह लिखा V/R1, I2 की जगह लिखा V/R2, I3 की जगह लिखा V/R3। तीनों के लिए V सेम है, तीनों के लिए रेजिस्टेंस अलग अलग है। इन तीनों में से मैं V कॉमन ले लेती हूँ बाहर, तो क्या बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मतलब जब हम समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम तीनों को ऐड करके आंसर नहीं निकाल सकते। जैसे हमने श्रेणी क्रम में निकाला था वैसे नहीं निकाल सकते। हमें कैसे निकालना होगा तुल्य प्रतिरोध? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।